स्वागत है आप सभी का बजिंग न्यूज पर। एक नजर डाल लेते हैं बाजार के ताजा हाल पर। इस वक्त अगर निफ्टी के करंट लेवल्स देखें तो 8629 पर निफ्टी फ्लैटिश टोन पर ही कामकाज कर रहा है। हालांकि दिन के उच्चतम स्तरों के ही करीब निफ्टी अभी है। साथ ही आप अगर सेंसेक्स के ऊपर ध्यान दें या फिर मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में, तो यहाँ पर एक अच्छी पार्टिसिपेशन आ रही है खरीदारी की ओर। निफ्टी बैंक में भी अच्छी तेजी अभी देखने को मिल रही है। 19,000 के ऊपर ही बना हुआ है निफ्टी बैंक भी। साथ ही कुछ और टॉप गेनर्स की ओर ध्यान दें तो आज जहां पर अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है, एक्सिस बैंक उनमें शामिल है। साथ ही टाटा स्टील, येस बैंक, एसीसी और साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज में आज अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। कुछ और इंपैक्ट अगर देखें तो बजाज फाइनेंस के बाद नतीजों के बाद इंपैक्ट देखने को मिल रहा है बजाज फाइनेंस के शेयर पर। कुछ ही देर में हमारे साथ मैनेजमेंट भी मौजूद होंगे और उनसे बातचीत करेंगे। और साथ ही आपको बता दें कि कुछ और शेयर्स जहां पर आज नतीजों का इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। आप देखिए केजी डेनिम, सिंफनी जैसे शेयरों पर अच्छा उछाल। फर्स्टसोर्स सॉल्यूशंस और सुप्रीम पेट्रो के नतीजों के बाद आज यहां पर 3 से लेकर 7% तक की कमजोरी देखने को मिल रही है। अदानी ट्रांसमिशन के अगर आप शेयर को नजर डालें तो यहां पर सीएलएसए ने बाई की रेटिंग के साथ कवरेज शुरू की है, जिसके बाद उसका एक इंपैक्ट अदानी ट्रांसमिशन के शेयर पर भी देखने को मिल रहा है। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो 6% ऊपर अदानी ट्रांसमिशन का शेयर 40 रुपए के भाव के साथ कामकाज करते हुए नजर आ रहा है। जेन टेक्नोलॉजीज पर एक नजर डालिए। यहां पर Q3 FY17 तक लिए 32.2 करोड़ के ऑर्डर्स पूरा करेगी कंपनी और उसी के बाद आप देखिए पॉजिटिव रुझान शेयर प्राइस पर देखने को मिल रहा है, करीब 3% ऊपर। फिलहाल 83 के लेवल्स पर जेन टेक्नोलॉजीज का शेयर भी कामकाज कर रहा है। शिल्पा मेडिकेयर पर अगर आप नजर डालें तो यहां पर यूएस एफडीए की तरफ से कंपनी की इकाई का ऑडिट हुआ और उसके बाद कोई फॉर्म 483 नहीं जारी हुआ, जिसके बाद एक पॉजिटिव रुझान 5.5% ऊपर फिलहाल शिल्पा मेडिकेयर का शेयर कामकाज करते हुए नजर आ रहा है। आज बजिंग एक्शन देखने को मिला एमटेक ग्रुप के सभी शेयरों पे। आप अगर नजर डालें एमटेक ऑटो, कैस्टिक्स ऑटो, साथ ही जेएमटी ऑटो, मेटलिस्ट फोर्जिंग, सभी में आज जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। 10 से 12% तक का उछाल देखने को मिल रहा है। लेकिन लौटते हैं नतीजों की ओर। बजाज फाइनेंस के नतीजे डिक्लेयर हुए और शानदार नतीजे यहां पर देखने को मिले हैं, जिसके बाद मैनेजमेंट से अब हम बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजीव जैन, एमडी हैं बजाज फाइनेंस के। स्वागत है मिस्टर जैन आपका बजिंग न्यूज पर और खासतौर पर अपना समय हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत करेंगे नतीजों पर ही बातचीत करने के लिए। हालांकि अगर देखा जाए तो एनआईए फ्रंट पर काफ़ी अच्छा रुझान देखने को मिला है इस क्वार्टरली रिजल्ट्स में, लेकिन कहीं ना कहीं प्रोविजंस फ्रंट पर अभी भी आशंका देखने को मिल रही है। क्या कुछ हाईलाइट्स रही हैं आप ये बताइए सबसे पहले। हमने इस क्वार्टर में रिकॉर्ड 25 लाख कस्टमर लोन्स किए हैं, जो हमारा आज तक का सबसे हाईएस्ट क्वार्टरली नए कस्टमर का एक्विजिशन है। टोटल बैलेंस शीट टैड शॉर्ट ऑफ 50,000 करोड़ रही। 49,608 करोड़ की बैलेंस शीट पे हमने एडवांसेस बैलेंस शीट पे हमने क्वार्टर खत्म किया है। टोटल इनकम 40% से ऊपर है 2300 करोड़ पे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 54% से ऊपर है 424 करोड़ पे। लोन लॉस एंड प्रोविजन आपको दिखेगा कि 75% ऊपर है, लेकिन हमने उसमें एक वन टाइम एक्सेलरेटेड प्रोविजन किया है 19 करोड़ का एक पोर्टफोलियो में। उसको अगर आप एडजस्ट करते हैं, क्योंकि वो वन टाइम एक्सेलरेशन है, तब आपको लोन लॉस एंड प्रोविजन 55% ही ग्रो करते दिखेंगे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 30 पैसे से ग्रॉस एनपीए कम हुआ है और 10 पैसे से नेट एनपीए कम हुआ है। ग्रॉस एनपीए कंपनी का 120 डे बेसिस पे 1.47% रहा और नेट एनपीए 30 बेसिस पॉइंट रहा। राइट सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से प्रोविजंस में कहीं ना कहीं इजाफा हुआ है, कि आपको लगता है कि आगे आने वाली तिमाहियों में भी कहीं ना कहीं एसेट क्वालिटी कंसर्न्स जो हैं वो बरकरार रहेंगी? एक सवाल ये है और सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन विल बी कि अभी जिस तरीके से मॉनसून के आंकड़े आ रहे हैं, किस तरीके के रुझान आपको लग रहा है रूरल इकोनॉमी में ग्रोथ के, और यहाँ से डिमांड में स्पर्ट की क्या आप उम्मीद कर रहे हैं आगे जाते हुए? ये मैनेजमेंट असेसमेंट का व्यू है। इकोनॉमी अगर आप बैंक क्रेडिट ग्रोथ देखें 24 जून तक की पहले क्वार्टर की तो 9.5% ही है। तो क्लियरली इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट साइकिल का रिवाइवल अभी नहीं दिख रहा है अगर आप बैंक क्रेडिट ग्रोथ को देखें तो हम भी वेट कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट साइकिल रिवाइव होगा। वो एक पॉइंट है। दूसरा, क्लियरली पे कमीशन के पैसे से डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन बढ़ेगी। हमारे को क्रेडिट इश्यूज नहीं है, लार्जली बैंकिंग सेक्टर को क्रेडिट इश्यूज हैं, तो इसीलिए वो बिजनेस पे फोकस नहीं कर पा रहे। हमारे को क्रेडिट इश्यूज नहीं है, जो रिफ्लेक्ट करता है ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए में। तीसरा, क्लियरली अगर मॉनसून अभी तक अच्छा है, अदर देन सम पार्ट्स ऑफ गुजरात, पैन अक्रॉस द कंट्री मॉनसून अच्छा है। लेकिन मैं एक ही कहना चाहूंगा, थोड़ा डिलेड था, इसके लिए क्रॉप सीडिंग भी डिलेड रही है। तो हम वेल पोजिशन है एज ए कंपनी कि अगर पे कमीशन
के कारण और गुड मॉनसून के कारण इकोनॉमी रिवाइव होती है, तो वी आर वेल पोजिशन टू लेवरेज इट। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर जैन आपका समय हमें देने के लिए और स्टेलर क्वार्टरली रिजल्ट्स के लिए एक और बार मुबारकबाद और आगे आने वाली तिमाहियों के लिए भी ऑल द बेस्ट। फिलहाल बजाज फाइनेंस का शेयर 9.5% ऊपर और रिकॉर्ड लेवल्स पर बजाज फाइनेंस का शेयर इस वक्त 98.33 के लेवल्स पर कामकाज करते हुए। कुछ और अर्निंग्स की बातचीत करें तो NIT लिमिटेड के भी अभी नतीजे आए हैं। अगर देखा जाए तो मुनाफे फ्रंट पर थोड़ी निराशा जरूर देखने को मिली है, 50% तक का मुनाफा यहाँ पर घटते हुए नजर आया है। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के मैनेजमेंट भी मौजूद है। मिस्टर रोहित गुप्ता है हमारे साथ जो जुड़ चुके हैं, CFO है NIT लिमिटेड के। मिस्टर गुप्ता, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए जी बिजनेस पर। सबसे पहले हाइलाइट्स जानना चाहेंगे क्वार्टरली रिजल्ट्स की। कहीं ना कहीं जो डिसअपॉइंटमेंट रहा है वो पैट फ्रंट पर रहा है, क्या कुछ नेगेटिव फैक्टर्स रहे हैं इस वक्त प्रॉफिट फ्रंट पर डिप्रिसिएशन के? हाँ जी, मैं आपको पूरे रिजल्ट्स अच्छी तरह से समझाता हूँ। हमारे इस बार जो हमारा क्वार्टर का रेवेन्यू है वो 2604 मिलियन है। हमारा रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो 12% है और एज अगेंस्ट लास्ट ईयर ये काफ़ी ज़्यादा है। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर हमारा 4% ग्रोथ रेट था। लास्ट ईयर हमने 4% और फिर सब्सीक्वेंट क्वार्टर्स में 5, 6, 7% किया था। इस बार हमारा रेवेन्यू ग्रोथ 12% रहा है एंड ये हमारा स्किल्स एंड करियर बिजनेस जो इसमें हमारी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है उसका नतीजा है। प्लस जो कॉर्पोरेट लर्निंग ग्रुप में हमने 19% की ग्रोथ देखी है, उसका नतीजा है कि ओवरऑल NIT का रेवेन्यू जो है 12% ग्रो किया है। और अगर मैं एक्सक्लूड कर दूं जो बिजनेसेस जो हम डीफोकस कर रहे हैं जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल बिजनेस है, तो हमारा जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 15% है। हमारा जो EBITDA है वो 222 मिलियन है एंड दैट हैज़ ग्रोन 36%, 36% का इजाफा हुआ है इसके अंदर। और इसमें जो हमारा मार्जिन है वो 9% आया है इस बार। ये 151 BPS ज़्यादा है लास्ट ईयर सेम क्वार्टर से। ऑपरेटिंग रिजल्ट्स हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग हैं आई वुड से एंड ये ऑन द बैक ऑफ द बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने स्किल्स एंड करियर बिजनेस में देखी है और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस बाय आवर कॉर्पोरेट लर्निंग ग्रुप। राइट सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि करंट ऑर्डर बुक अभी कंपनी की क्या है और आगे आने वाली तिमाहियों में सरकार की तरफ से, क्योंकि आपका एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा फोकस है, स्किल इंडिया के तहत कितने ऑर्डर्स मिलने की आपको उम्मीद है? हमारा ऑर्डर बुक अलग अलग बिजनेसेस में अलग होता है। ओवरऑल रेवेन्यू विजिबिलिटी जो हमारी कॉर्पोरेट लर्निंग ग्रुप में है वो $208 मिलियन है और दैट इज़ वेरी गुड, इट इज़ अ 3% ग्रोथ। और हमने इस बार पूरे क्वार्टर में काफ़ी नए प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं जिसमें कि सबसे इम्पॉर्टेंट है DigiNext सीरीज़। DigiNext सीरीज़ के अंदर हमने जो प्रोग्राम्स फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ के लिए लॉन्च किए हैं वो हैं रोबोटिक्स में, बिग डेटा में, एडवांस्ड एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग। एंड ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कंपनीज़ के लिए, उनके IT फोर्स को रीट्रेन करने के लिए, सो दैट दे हैव द नेसेसरी स्किल्स फॉर डिजिटल डेवलपमेंट। हमारा NIT TV जो है उसके अंदर भी हमारे कोर्सेज जो हैं वो हैं काफ़ी इंक्रीज़ हुए हैं और हमने फुल स्टैक रूट प्रोग्राम लॉन्च किया था लास्ट ईयर, दैट इज़ ऑल्सो ग्रोइंग। उसके अंदर हम फुल स्टैक प्रोग्रामर्स जो हैं वो उसके अंदर ट्रेन कर रहे हैं। अगर आप देखें फुल स्टैक इज़ फॉर एलीट डिजिटल इनोवेटर्स। और उसके बाद में हमारे पास जो DigiNext सीरीज़ है जो हमने लॉन्च की है, इसमें काफ़ी हमारा ये ऑर्डर बुक आया है, इम्प्रूवमेंट भी आई है और इसके लिए हमारा कोर्सेज जो हैं वो ओवर सब्सक्राइब हो रहे हैं। ओवरऑल NIT का जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा रहा है, ग्रोथ पाथ पे है। एब्सोल्युटली, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे को अपना समय देने के लिए और नतीजों पर बातचीत करने के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग क्वार्टर्स एज वेल। इसी बीच ACC के नतीजे आपकी स्क्रीन पर, मुनाफा 237 करोड़ यानी कि 136 करोड़ से बढ़कर यहाँ पर मुनाफा जो आया है 237 करोड़ आया। कहीं ना कहीं जो अनुमान लगाया जा रहा था 235 करोड़ का था, मोर और लेस इन लाइन विद एस्टिमेट मुनाफे का फ्रंट आते हुए नजर आ रहा है। साथ ही अगर आप बिक्री फ्रंट पर नजर डालेंगे तो यहाँ पर 2870 करोड़ तक के नेट सेल्स रहे हैं इस क्वार्टर में। हालांकि जो अनुमान लगाया जा रहा था 29
98 करोड़ तक की सेल्स फिगर्स। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक डिप जरूर देखने को मिला है, लेकिन ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट फिगर में अगर आप देखेंगे जोरदार उछाल देखने को मिला है। एबिडा फ्रंट पर अगर आप देखेंगे तो 37% तक का उछाल यहाँ पर देखने को मिला है। 456 करोड़ तक का एबिडा यहाँ पर क्लॉक इन करते हुए नजर आई है कंपनी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आशीष कुकरेजा भी फोन लाइन पर मौजूद है। मिस्टर कुकरेजा, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका शो पर। सबसे पहले आपसे नतीजों पर ही कमेंट लेना चाहेंगे। एसीसी के जो नतीजे आए हैं, फिलहाल प्रॉफिट फ्रंट का जो फिगर आया है मेरे सामने 237 करोड़ तक का है, और नेट सेल्स जो कंपनी ने क्लॉक इन की है इस क्वार्टर में 2870 करोड़ की रही हैं। हाउ आर यू सीइंग दिस रिजल्ट्स प्राइमा फेसी? देखिए, अभी फेस ऑफ इट तो मैंने नतीजे डिटेल में देखे नहीं है। आई थिंक जैसे ही नंबर्स आ रहे हैं समझ में आ रहा है कि एब्सोल्युटली इन लाइन है। इनफैक्ट थोड़े हमारे अनुमान से बेहतर लग रहे हैं, क्योंकि सीमेंट सेक्टर इस क्वार्टर में काफी आउट परफॉर्मिंग सेक्टर रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। और उसका आगाज अभी आप एसीसी से देख रहे हैं, और जिस तरीके से प्राइसिंग सीमेंट की रही पिछले कुछ महीनों में, और जिस तरीके से डिमांड भी रोबस्ट रही, क्लियर दिख रहा है कि बहुत कम लोगों ने बात करी है, लेकिन सीमेंट सेक्टर एक बहुत ही आउट परफॉर्मिंग सेक्टर रहने की उम्मीद है। और ये नतीजों से वो समझ में आ रहा है। आई थिंक मैं अभी भी ये नतीजों के बाद काफी टाइम से हम तो बाय कॉल बनाए हुए हैं सीमेंट पे, लेकिन ये नतीजों के बाद अब मैं और बुलिश हो गया हूँ छोटे और चुनिंदा स्टॉक्स में। राइट, तो सीमेंट स्पेस पे क्या एसीसी अभी भी आपकी टॉपिक रहेगी अमंग अदर प्लेयर्स? देखिए, एसीसी में अच्छा मूव दिखाया है। एक तो उसके अपने वजह रहे, प्लस लीड किया है पूरे सीमेंट की रैली को। तो मैं ये बोलूंगा कि यहाँ पे अभी काफी इंस्टीट्यूशन इंटरेस्ट आएगा, लेकिन बहुत बड़ी अपसाइड रिजल्ट सीजन में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ एसीसी से। ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 6, 7, 8 मंथ जरूर अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। लेकिन इमीडिएटली इन नतीजों के पीछे पीछे अगर मैं कुछ स्टॉक्स बोलना चाहूँ तो हम हमेशा से कुछ स्टॉक्स जैसे सांगी सीमेंट हो गया या हिडलबर्ग हो गया, इन पे अच्छी कॉल बनाए हुए हैं। सांगी सीमेंट हमें इन लेवल से भी अच्छा लगता है। हमें लगता है यहाँ से 70-71 रुपीज वाला संगी सीमेंट आपको 6 महीने के अंदर अंदर 90 रुपए के भाव दिखा सकता है। मिस्टर कुकरेजा, आप बने रहिए हमारे साथ अब टीएस हर भी जुड़ चुके हैं नतीजों पर ही बातचीत करने के लिए। हरी, गुड आफ्टरनून टू यू। एसीसी हैज पोस्टेड इन लाइन विद एस्टिमेट रिजल्ट्स। अगर देखा जाए प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पर 237 करोड़ तक के प्रॉफिट्स क्लॉक इन किए हैं। अगर टॉप लाइन की तरफ ध्यान देंगे तो थोड़ा सा डिप जरूर अनुमान से देखने को मिला है, लेकिन एबिडा मार्जिन फ्रंट पर दोनों में ही एक इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। एबिडा मार्जिन इस वक्त 15.9% तक की आई है, जो कि पिछले साल से काफी इंप्रूव हुआ है। हाउ डू यू सी दीज रिजल्ट्स? नो, आई थिंक ब्रॉडली जो सीमेंट इंडस्ट्री के अब तक रिजल्ट्स आए, आई थिंक इट इज बीन इन लाइन। हमने अल्ट्राटेक के देखकर रिजल्ट्स बहुत ही बेहतरीन थे। आई थिंक जो सिमिलैरिटी मैं दोनों में देख रहा हूँ कि टॉप लाइन ग्रोथ में थोड़ा प्रेशर है, लेकिन जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, आई थिंक उधर पे एक इंप्रूवमेंट है बिकॉज ऑफ रिड्यूस इनपुट कॉस्ट। तो मेरे ख्याल से दैट इज द पॉजिटिव टेक अवे एज फार एज एसीसी इज कंसर्न्ड। राइट, हमारे साथ अब संदीप भी जुड़ चुके हैं। हरी, जस्ट स्टे ऑन विद अस। संदीप, व्हाट आर द अदर ब्रेकिंग अप पॉइंट्स दैट यू हैव? आपके पास वॉल्यूम ग्रोथ के आंकड़े हैं इस वक्त? देखिए, वॉल्यूम ग्रोथ के आंकड़े तो नहीं है, लेकिन जिस तरह के सेल्स के नंबर्स आए हैं उससे ऐसा लग रहा है कि जैसा हम अनुमान कर रहे थे कि 2 से 3% के आसपास की वॉल्यूम में कमी आएगी। शायद उससे ज़्यादा जो डिप है वो शायद वॉल्यूम्स में देखने को मिला है। लेकिन जैसे हम लगातार कह रहे थे कि इनकी जो एनर्जी कॉस्ट है उसमें कमी आ रही है, साथ ही साथ लागत में कमी हुई है, जिसकी वजह से मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट होगा। 4% के आसपास के मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट का अनुमान हम कर रहे थे 13.6% के आसपास का, लेकिन 15.9% के आसपास के जो नंबर्स आए हैं वो डेफिनेटली ये दर्शा रहे हैं कि इनकी जो कॉस्ट प्रोफाइल है उसमें कमी देखने को मिली, और जिस तरह से रॉ मटेरियल प्राइसेस में कमी है उसका भी सीधा इंपैक्ट नंबर्स में इस पर साफ तौर पे देखने को मिला है। प्रॉफिटेबिलिटी की जहां तक बात है तो 237 करोड़ रुपए के आसपास का जो आंकड़ा है वो बैंक इन लाइन हमारे अनुमान के मुताबिक देखने को मिला है। तो एक स्ट्रॉन्ग नंबर्स की एक्सपेक्टेशन थी, जितने मार्जिन बढ़ने की उम्मीद थी उससे ज़्यादा बढ़े हैं, और जो प्रॉफिटेबिलिटी जितना बढ़ने की उम्मीद थी वैसे नंबर्स इस बार कंपनी ने डिलीवर किए। तो आप कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग नंबर्स, अगर आप सेल्स को छोड़ दें तो इस कंपनी ने डिलीवर किए इस बार Q2 में। एब्सोल्युटली, शुक्रिया संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया। हरी, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिस्टर कुकरेजा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया नतीजों पर बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ेंगे और अब बातचीत कर लेते हैं जीएसटी स्पेस की। जी हां, अगर देखा जाए तो आज कुछ ही देर बाद होगी राज्यों के एफएम्स और साथ ही फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली की बैठक, और जीएसटी पर ही कई मुद्दों पर यहां पर बातचीत होने की संभावना जताई जा रही है। इससे पहले कि कल ही यहां पर किसी तरीके की जो बज़ है कि वेडनेसडे को ही कल पार्लियामेंट में जीएसटी बिल पेश हो सकता है, और इससे पहले जो भी कंटेंशियस पॉइंट्स हैं वहां पर डिस्कशन आज हो सकता है। क्या कुछ पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन रह सकते हैं, कहां वहां पर अड़चने आ रही हैं, बताने के लिए हमारे साथ आलोक प्रियदर्शी भी फोन लाइन पर अब मौजूद हैं। बताइए आलोक।
ऑलराइट, आलोक से कुछ ही देर में बातचीत करेंगे, लेकिन आपको बता देते हैं कि कहीं ना कहीं बैठक में जीएसटी के तहत जो टैक्स रेट है इस पर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। राज्यों ने केंद्र और साथ ही एनआईपीएफपी द्वारा जो भी सुझाए गए रेवेन्यू न्यूट्रल रेट है उस पर चिंता जताई थी और हो सकता है आज की बैठक में इस पर कोई फैसला होते हुए नजर आए। बताइए आलोक, क्या कुछ है आज के एजेंडा में? इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम है, वो यहाँ एक प्रेजेंटेशन देने वाले हैं जो आज बैठक होने वाली है। वित्त मंत्री, राज्यों के जो वित्त मंत्री हैं उनकी जो बैठक होने वाली है जीएसटी के मुद्दे पर, इसमें एक प्रेजेंटेशन देंगे और तमाम जो भी ऑप्शंस हैं जीएसटी रेट यानी रेवेन्यू न्यूट्रल रेट को लेकर जो तमाम ऑप्शंस अभी तक आए हैं उन सभी पर विचार होगा। साथ ही साथ जो ड्यूअल कंट्रोल का मसला है, 1.5 करोड़ से जो जिन कंपनियों का टर्नओवर कम है उनके ऊपर किस तरह से टैक्स लगाया जाए, केंद्र लगाएगा, राज्य लगाएगा, कैसे लगाएगा, इस मुद्दे पर भी इस बैठक में चर्चा होगी। और जहां तक सूत्र बता रहे हैं कि इस बिल को लेकर जो कांग्रेस का एक मुख्य विरोध रहा है कैप को लेकर, तो सरकार अभी तक इस मुद्दे पर कांग्रेस को मनाने की कोशिश कर रही है कि वो कैप की जिद से हट जाए, लेकिन अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई भी सही जवाब नहीं आ पा रहा है, साफ जवाब नहीं आ पा रहा है। और इधर सरकार भी है कि जो ये मसला है कैप का, उस पर सरकार अभी भी इस बात को लेकर अड़ी हुई है कि कैप लगाना बहुत ही इम्प्रैक्टिकल होगा और तमाम राज्य सरकारें भी हैं वो भी चाहती हैं कि कैप न लगाया जाए। तो ये कैप का मसला कांग्रेस की वजह से जो अटका पड़ा है उसको सरकार भी समर्थन दे रही है। जाहिर सी बात है, जब आज बैठक होगी तमाम राज्य के वित्त मंत्रियों की, तो उसके बाद से जो कांग्रेस पार्टी पर दबाव बढ़ेगा और हो सकता है कि कल परसों में इस बिल को सरकार राज्यसभा में लेकर आए। ज्यादा हो सकता है कि गुरुवार को इसको लाया जा सकता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक इस पूरे ही अपडेट के लिए।